गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, 26 मार्च को कराची से लॉन्ग मार्च का आगाज हो जाएगा। पीडीएम ने मुकम्मल मनसूबाबंदी और लाहे अमल का ऐलान कर दिया है। न सिर्फ सियासी जमातें और उनके कारकुन सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, बल्कि मजदूर यूनियंस, किसानों और ताजरों से भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। ये ऐलान भी कर दिया गया कि मकासद हासिल होने तक धरना जारी रखा जाएगा। ये सूरत हाल क्या हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस बन सकती है? पीटीआई हुकूमत के पास 2.5 साल बाकी है, वादों की तकमील के लिए कम वक्त बचा है। गिलगित बाल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद आज जीबी असेंबली से तो मंजूर हो गई। अब बॉल वफाकी हुकूमत के कोर्ट में है। क्या ये वादा वफा होगा? और आखिर में जिक्र करेंगे कोरोना के बढ़ते केसेस और हुकूमती हिकमत अमली का। बात करने के लिए हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर, अमीर अब्बास और नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मौजूद मेहमानों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमत के खिलाफ अपनी हिकमत अमली का आगाज कर दिया है। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 26 मार्च से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, जो 30 मार्च को अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि लॉन्ग मार्च से मुतालिक पूरी क़यादत एक पेज पर है। हमारा सवाल यह है कि क्या ये हिकमत अमली हुकूमत के खिलाफ कारगर साबित होगी? नासिर बेग चुगताई साहब। हिकमत अमली की बहुत सी शक्लें होती हैं। कोई पैसिव होती है, कोई एक्टिव होती है, कोई गैर नॉन अलाइंड होती है, कोई न्यूट्रल होती है। अब इसको मैं देखता हूँ कि किस अंदाज में पीपल्स पार्टी में सिंध में कमेटी कायम कर दी गई है लॉन्ग मार्च की तैयारी की, लेकिन मुझे कहीं और नज़र नहीं आ रही। पंजाब में नज़र नहीं आया, मुझे बलूचिस्तान में नज़र नहीं आ रहा, KPK में नज़र नहीं आ रहा। तो अभी तैयारियाँ बहुत करना पड़ेंगी। 26 को कितने लोग वहाँ पहुँच पाएंगे? मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा लोग नहीं पहुँच पाएंगे। उसके बाद फिर एक और बड़ा इवेंट आ रहा है आपका, रमज़ान का इवेंट, वो अप्रैल में शायद शुरू हो रहा है। तो कब तक आप लॉन्ग धरना वहाँ देंगे? आप कहते हैं मकासद के हासिल होने तक धरना देंगे। मकासद क्या हैं वो तो पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। पहले तो आप कहते हैं हुकूमत जाए, अब वो नहीं कह रहे आप कि हुकूमत जाए तो हमारा धरना पूरा होगा। हमारा मकासद क्या है वो भी क्लियर करें। ये भी क्लियर करें कोऑर्डिनेशन कहाँ है, क्योंकि एक पार्टी अगर अपनी तैयारी कर रही है तो बाकी पार्टियाँ क्या कर रही हैं? बाकी पार्टियाँ कुछ और खेल खेल रही हैं। तो मुझे लगता ये है कि मार्च होगा, मार्च होना चाहिए। और अगर वज़ीर दाखिला ने अपना वो वादा पूरा किया कि हमने तो अभी मास्टरों को, स्कूल के टीचर्स को, नर्सेस को और डॉक्टर्स को चखाई है सुई गैस, आंसू गैस, और हमने टेस्ट किया है इसको, बाकी हम टेस्ट करेंगे लॉन्ग मार्च पे, तो ये फिर ख़तरनाक हो जाएगा। अगरचे उन्होंने बाद में वजाहतें करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो बात बहुत परफेक्ट बात थी, बहुत तगड़ी बात थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पास 17 की फहरिस्त आ गई है, 13 बिके थे, बाकी गुमराह हो गए थे। तो वो भी बहुत तगड़ी बात है, उसकी भी तरदीद हो रही है बार बार। तो मैं नहीं समझता कि ये हिकमत अमली कारगर नहीं होगी। ये मुमकिन है अगला स्टेप हो कोई आगे जाने का। कारगर तो जब होगी ना, जब इनके मकासद का अंदाज़ा हो कि मकासद क्या है। ठीक है जनरल साहब, ये जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है अभी ओपोजिशन की जानिब से, क्या गवर्नमेंट ने भी काउंटर करने के लिए सोच लिया होगा कि आगे क्या करना है, या आपको लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल आराम से बैठी है, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से? देखिए, लाजमी बात है, ये तो एक इंतजामी मसला है और इसको डील करने के लिए एक प्लान वजारत दाखिला ने बनाई होगी, और नहीं बनाई तो बना लेंगे, उस वक्त तक बनानी चाहिए। आफ्टर ऑल एक चीज ऐसी आ रही है जिससे कि आवाम के ऊपर भी प्रॉब्लम बन सकती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं उससे। और अगर पुरअमन रहते हैं तो तब भी आप देखिए कि ट्रैफिक के मसले की बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हुकूमत को काम करना होगा। अगर ये पुरअमन रहते हैं तो फिर तो ऐसे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर पुरअमन ना रहे, कुछ ऐसा हो गया कि प्रॉब्लम्स आएंगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के इशू आ सकते हैं। असल चीज ये है कि इसका मकसद है क्या, वो इस वक्त वाज़ेह नहीं है। और जो हुकूमत को बदलने की बात किया करते थे वो तो उन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया। हुकूमत इस तरह नहीं जाएगी और ना ही वो धरने या लॉन्ग मार्च से जाएगी। लिहाजा ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज मुझे लगती है। हो सकता है इनके ज़हन में हो कि हम पब्लिक सपोर्ट मस्टर करें, लेकिन ये उस लिहाज से भी एक फ्यूटाइल है कि अगर मिसाल के तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है, उसकी वजह से एक हुकूमत मजबूर हो जाती है, छोड़ देती है, निकल जाती है,
तो आप देखिए कि उस सूरत में क्या अगली हुकूमत बनाना आसान होगा, या अगर वो बन जाती है तो उसको आराम से बैठने देंगे ये लोग। ये तरीकाकार ही गलत है। आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन अगर आप उससे ये समझे कि हुकूमत बदली जाए तो वो तो फिर इस मुल्क का निज़ाम कभी भी चल नहीं सकता। आप अपने हमसाया मुल्क में देख लें, कई महीनों से वो किसान बैठे हुए हैं, तो हुकूमत से मस नहीं। तो बैठे रहने से कोई यहाँ ना हुकूमत जाएगी ना कोई इतनी परवाह करेगा। बैठे तो इस वजह से नहीं पड़ता। एक्सरसाइज एक तमाशा, वक्त का ज़ाया और लोगों के साथ एक खिलवाड़ करने वाली बात है। बहरहाल एक हक है उनका एहतजाज करना, करके देख लें। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ख्याल में? जुनैरा, 7 घंटे का इजलास हुआ, बहुत सारी चीजें तय कर ली गई, मतलब ओपोजिशन की तैयारी अपनी तरफ से पूरी है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि वो कहते हैं ताजरों को भी अपने साथ मिलाएंगे, किसानों को भी साथ मिलाएंगे। अगर बड़े पैमाने पर लोगों को जमा कर लेंगे तो निज़ाम जिंदगी मफलूज नहीं हो जाएगा? अगर तो धरने की वजह से और जलसों की वजह से गवर्नमेंट्स जाती होती तो फिर तो इमरान खान का धरना बहुत स्ट्रांग था, बहुत वेल कंपोज था, बहुत वेल हेल्प था और बहुत मोटिवेटेड था। तो वो तो नहीं, उससे तो कुछ भी नहीं बना। आपको पता है इवेंचुअली इलेक्शंस ही हुए थे। तो एक तो ये बात तो उनको भी मालूम है कि इससे गवर्नमेंट तो जाने वाली नहीं है। अब मुझे ये लगता है, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इन्होंने जान के ये वाला टाइम जोन जो इन्होंने चूज़ किया वो इसलिए किया है कि कुछ दिनों में फिर रमज़ान शुरू हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी ऑब्वियस कि भाई अब तो हम नहीं एहतराम रमज़ान में या जैसे भी लोगों के लिए मुश्किल है हम इसे वाइंड अप कर लेंगे। What is worrisome is कि जो हमने वायलेंस देखी थी सेनेट इलेक्शन के बाद, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद हमने बाहर जो देखा था कि जहाँ पर पीटीआई के लोग इकट्ठे थे वहाँ नून लीग वाले पहुँच गए और कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुआ। कहीं उस तरह की सूरत हाल तो नहीं दोबारा क्रिएट होने जा रही, बिकॉज ये जो लाशें होती हैं ना, ये पॉलिटिशियंस को बहुत फ़ायदे देती हैं और ये ज़ख्मी लोग, ये सब कुछ ये उनको बहुत फ़ायदा देता है, कहीं से कहीं ले जाता है। तो मुझे ये ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। इससे पहले भी जब ये इस्लामाबाद में निकले थे तो फजलुर रहमान साहब के तालिब इल्म ही थे, लेकिन जो कुछ हुआ था हमने देखा था कैपिटल सिटी में। और अभी भी हु विल डिटर्मिन कि जो लोग निकल रहे हैं वो जेन्युइन इन पार्टीज़ के वर्कर्स हैं, कि स्टूडेंट्स हैं, कि ताजिर हैं, कौन है? वी हैव टू सी अलॉट कि ये किस तरह अनफोल्ड होता है। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, तैयारी तो पीडीएम ने अपनी तरफ से की है, गवर्नमेंट ने भी ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, अभी दीगर शुरा ने भी बहुत सारी चीज़ों की बात की, लेकिन इस्लामाबाद के शहरी जो है वो हमेशा इस तरह के धरनों से, रैलियों से इफेक्ट होते हैं। फैज़ाबाद पे कहा जा रहा है कि इस्तकबाली कैंप लगाया जाएगा, दीगर जो करीबी जगह होंगी वहाँ पर भी कैंप्स लगाए जाएंगे, फिर इस्लामाबाद में धरना दे दिया जाएगा। मतलब ये लोग एक बार फिर से मईशत को मफलूज करना चाहते हैं, जैसे ये पीटीआई पर तनकीद करते थे कि इन्होंने धरना देकर मईशत मफलूज कर दी। सलमा भी आपने कहा था कि 7 घंटे का इजलास हुआ, मैं कल मैरियट में सारा वक्त मौजूद रहा। 7 घंटे में से आप 5 घंटे निकाल दें, सिर्फ 2 घंटे का इजलास हुआ, क्योंकि 2 बजे का 2 बजे का टाइम रखा गया था, 2:30 बजे तक सब लोग पहुँचे, उसके बाद खाना शुरू हो गया, खाना असर की नमाज तक चलता रहा, और जब मौलाना असर की नमाज़ पढ़ने गए तो वो मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस आए और मगरिब के बाद इजलास हुआ। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं इनके चेहरों पे नोट कर रहा था कि बड़ी परेशानी सी और बड़ी टेंशन नज़र आ रही थी, और एक दूसरे के जो ख्यालात थे वो मुख्तलिफ थे। जो पार्टी में जो पीडीएम की जो मीटिंग हुई उसमें बिलावल साहब चाह रहे थे कि पंजाब में जो है अदम एतमाद लाई जाए, जबकि मरीम नवाज़ ने खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम वहाँ अदम एतमाद ला के एक पीटीआई का कैंडिडेट जो है उसको हटा के दूसरे के लिए भी, वहाँ पे तो हम सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यानी कि PMLN, तो हम अपना वज़ीर-ए-आला क्यों नहीं लाएं। इस पर इख्तलाफ था, और भी कुछ बातें थी जिन पे इख्तलाफात है। ये जो पार्टियाँ साथ बैठी हुई हैं ना, इनके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ हैं, ये बड़ी मुश्किल से जो है एक साथ बैठे हुए हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह पीडीएम ने पहले आपने अपने जलसे किए, उन जलसों में भी कोई खातिर ख्वा वो रिज़ल्ट नहीं निकाल सके, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़रूर थी, और मैं इसको कहूँगा ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, इसको होना चाहिए। और अभी भी ये है कि धरने के लिए जब आएंगे तो जो बाकी लोग थे पीडीएम के, वो चाह रहे थे कि पिंडी आया जाए, लेकिन बिलावल साहब जो है वो इस पर तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी उनके सेनेट में चेयरमैन का इलेक्शन है और उनका कैंडिडेट वहाँ मौजूद है, तो वो पिंडी में नहीं करना चाह रहे। तो बहुत सारे इख्तलाफात हैं, ये जलसे जुलूस धरने ज़रूर होंगे। जो आपका असल सवाल है, वाकई
इस्लामाबाद के शहरियों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जब आए दिन डी चौक के ऊपर धरने हो रहे होते हैं या फैज़ाबाद पे होते हैं, तो पिंडी और इस्लामाबाद क्योंकि ट्विन सिटीज़ हैं, इसमें लोग बड़ा कम्यूट करते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा, जैसे NBC ने कहा कि जलसे जुलूस धरने सब होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये कारगर साबित नहीं होंगे। अमीर अब्बास साहब, आपने कहा निज़ाम को मफलूज करना चाहते हैं। इस मुल्क की कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको पहले फालिज नहीं किया गया? इस निज़ाम का कौन सा उज़्व है जो मुअत्तल नहीं है, जिसको फालिज के टीके भर भर के नहीं लगाए गए पिछले 40-50 साल सब ने मिलकर, जिसमें बशमूल परवेज मुशर्रफ का ज़माना, बशमूल ये जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी सारे सबका ज़माना शामिल। कोई उज़्व बाकी है इस मुल्क का जो काम कर रहा हो, जिसमें जिंदगी की कोई रमक बाकी हो, जिसको देखकर आप कह सके कि ये वाकई काबिल रश्क हिस्सा है इस मुल्क का या कारकर्दगी है इस मुल्क की। और अब रही सही कसर जो है वो ये PDM निकालना चाहती है। यानी इमरान खान साहब की कारकर्दगी तो पहले ही कोई काबिल रश्क नहीं है, और अब उसके ऊपर मजीद आखिरी कील ठोकना चाहते हैं ये लोग मिलकर। उसूली तौर पे ऑपोजिशन का काम यह है कि वो हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करें। ऑपोजिशन को कहा जाता है गवर्नमेंट इन वेटिंग। ये नसीम साहब ने सारी जिंदगी बरतानिया में गुजारी है, ये बरतानिया की चरबा हमने अपने मुल्क में किया ना, लेकिन चर्बी चढ़ गई इस निजाम पे, वो चरबा तो नहीं हो सका। ऑपोजिशन होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग, वो वॉचडॉग का काम करती है। यहां ऑपोजिशन जो है वो वॉचडॉग का काम नहीं कर रही है, यहां ऑपोजिशन जो है वो टांगे खींच रही है। अच्छा, बदकिस्मती से यही काम माजी में इमरान खान और उससे पहले भी यही काम होता रहा। आप ऑपोजिशन में हैं, आप ऑल्टरनेट प्लान कौम के सामने रखें कि हां इमरान खान को निकालते हैं, हम आएंगे तो हम ये करेंगे। इन 2.5 सालों में सिवाय सिलेक्टेड की गर्दान के इनके पल्ले कुछ है? वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, कुछ कौम को बताने के काबिल हैं? ये मरियम नवाज साहबा वो कहती मैं इस मुल्क को कि ठेकेदार हूं, आइंदा से अगले 50 साल मैं चलाऊंगी, कुछ बताया कौम को? मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ बताया कौम को कि इन 2.5, हाँ इमरान खान बुरा है, हम भी कह रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, लेकिन इमरान खान को आप धक्का देके आप मुल्क को खाई में गिरा दें तो ये तो नहीं ना होने दिया जाएगा इस मुल्क के अंदर। आप बताएं कि आपके पास प्लान क्या है? कोई प्लान देने को नहीं है। लिहाजा सिर्फ और सिर्फ इनको वो हुब्बे अली बुग़्ज़ मुआविया, सिर्फ और सिर्फ ये इमरान खान के बुग़्ज़ में सब कुछ तबाह बर्बाद और निस्त नाबूद कर देने को तैयार है कि हाँ हम नहीं है तो वो कैसे आ गया इस कुर्सी के ऊपर? भाई वो अब आ गया, जैसे भी आ गया इस कुर्सी के ऊपर, तो आप किसी तरीके से आगे चले ना। इस तरह जो काम आप 2.5 साल से कर रहे हैं, आप तो इमरान खान को, लोग अपने वोट से इमरान खान को 2023 में निकालेंगे, हम तालियां बजाएंगे यहां पे बैठ के, लेकिन आप तो इमरान खान को एक्सक्यूजेस देते चले जा रहे हैं। वो 2023 में कहेगा कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया था इन्होंने, आप तो उसका भला सोच रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल ये एक टोटली नॉनसेंस किस्म की एक्सरसाइज हो रही है इस मुल्क के अंदर। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा ऑपोजिशन की तरफ से। ठीक, यानी इस सारी एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। NBC आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वन लाइनर ऐड कीजिएगा, उसके बाद जुनैरा मैं आपकी जानिब आती हूँ। नहीं, मैं थोड़ा लाइटर तुम्हें बात करना चाह रहा हूँ। सब गुस्से में लग रहे हैं मुझे, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए मेरे पास। ये सब मस्खरे लोग हैं, इनको एंजॉय करें आप। आपने कहा ऑक्सफोर्ड के लोग हैं, तो बिलावल भी ऑक्सफोर्ड का है, वो कहता है सिलेक्टिव। इमरान खान भी वहीं से होकर आए, वो कहते हैं डाकू चोर। इनके पास कुछ और टर्मिनोलॉजी नहीं है मेरी जान। ये सब खुक हैं, बांझ हैं, इनके पास दिमाग नहीं है। कभी कहता है चीन का माहौल चाहिए, आज कह रहे अमरीका का चाहिए। वो अल्लाह का खौफ करो यार, अपने आइन पे अमल कर लो। अगर अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ लें आप, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, सिटीज़न का राइट्स क्या होते हैं। वो तो आप कर सकते नहीं, पूरे प्राइमरीज पूरे नहीं कर सकते आप, और जाते हैं आप निज़ाम बदलने के लिए। भाई इसको ठीक कर लो, ये जो सड़ा हुआ निज़ाम है ना, इसकी सड़ाहट निकालो, थोड़ा सा काटो, थोड़ा सा पीटो इसको, थोड़ा मरम्मत करो इसकी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, बात करेंगे। इस निज़ाम को हम ही लोगों ने ठीक करना है और तभी चीज़ें सीधी होंगी। ठीक है जुनैरा।
मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रही थी कि जितनी पुरानी ये जमातें हैं पीडीएम में जो शामिल हैं और जितना इनको एक्सपीरियंस है पाकिस्तान का, और इस वक्त इकॉनमी की जितनी बुरी हालत है, अगर ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मनूवर की सही एप्लीकेशन करते और थोड़ा सा दूर अंदेशी से काम लेते तो ये इस वक्त अवामी राब्ता मुहिम कोई स्टार्ट करते जिसमें ये लोगों को चैनलाइज करते जो कि इस वक्त जेन्युइन प्रॉब्लम में है। लोग वाकई मुश्किल में हैं, ये बात मानने की है, लेकिन अगर ये जेन्युइनली कंसर्न्ड होते अबाउट द सिस्टम, अबाउट हाउ द थिंग्स आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो फिर ये कोई अवामी राब्ता मुहिम शुरू करते, लोगों को चैनलाइज करते। अगर ये अभी तक सिर्फ मजमा इकट्ठे करने के लिए अपने वर्कर्स पे ही इन्हसार कर रहे हैं, इट सिंपली मीन्स कि खुद इनकी भी रूट्स लोगों में नहीं है, यानी अवामी मसाइल मौजूद हैं लेकिन उनको मिसयूज किया जा रहा है और अवामी मसाइल को ढाल बनाकर चीज़ों को गलत रंग दिया जा रहा है, आपके कहने का ये मतलब है। इसके साथ ही नाज़रीन इस सेगमेंट को क्लोज करेंगे। एक ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आने के बाद गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से मुतालिक जो बातें चल रही हैं उससे मुतालिक जिक्र करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद ने अबूरी सूबा बनाने की करारदाद पेश की जिस पर राय शुमारी नहीं की गई और उसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में ये कहा गया कि मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए और इसे कौमी असम्बली और सेनेट में भी नुमाइंदगी दी जाए। व्यूज़ मेकर्स का सवाल ये है कि क्या PTI हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी? जनरल साहब, आपको ये वादा पूरा होता नजर आता है? देखिए, बात यह है कि वादा किया तो पूरा तो करना चाहिए, और जब वादा किया था तो मुझे जहां तक अंदाजा है उस वक्त इसके बारे में इसकी लीगैलिटीज वगैरह ये चीजें सारी चेक कर ली गई थी और तरीकाकार भी वज़ा कर लिया गया। इसी पे बातचीत करने के लिए गालिबन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बास पॉलिटिशियंस को भी इन्वाइट किया था, क्योंकि ये एक तो ये बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, वहां पे तालीम काफी है, लोग जो हैं वो बहुत अरसे से निगलेक्टेड हैं, वहां पे वो डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा। फिर CPEC यहाँ से गुजरना है और उसकी एक इंटरनेशनल हैसियत आपने वज़ा करनी है, वाज़े करनी है, ताकि ये ना हो कि कल को उसके ऊपर कोई एतराज़ात कानूनी तौर पर उठने शुरू। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से इस इलाके की अभी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, लिहाजा जरूरी होगा कि इन लोगों को आप यहाँ पे पार्लियामेंट में उनको बाकायदा रिप्रेजेंटेशन दे दें, सेनेट में दें, ताकि वो सिस्टम का हिस्सा नजर आए और दुनिया को एक पैगाम जाए कि वो बाकायदा पाकिस्तानी हैं। अब उसमें अगर आप लफ्ज यूज कर लेते हैं प्रोविजनल या अबूरी वगैरह, तो वो चीजें इस तरह की जा सकती हैं जहां आप दुनिया को ये भी मैसेज दे सकते हैं कि जो इसका बिल आखिर हल होगा वो उसी वक्त होगा जब कश्मीर का मसला हल होता है, तो रास्ता निकल सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, नासिर बिगचुगताई साहब। 47 से अब तक का सफ़र है ये, आज और कल की बात नहीं है। भुट्टो साहब ने FCR ख़त्म किया, पहला कदम सूबे की तरफ जो आज हम पहुँचे हैं, स्टेप बाय स्टेप बेनज़ीर गई। अच्छा, ये वो इलाका है जिसने बज़ोर शमशेर आज़ादी हासिल की, डोगरों से लड़ा, कर्नल हसन थे, दूसरे लोग थे, ये लोग थे, उन्होंने आज़ादी हासिल की और इत्तला की कायद आज़म को कि हमने अलग कर लिया अपने आप को, आके संभाल लें, हमें अपने अंदर शामिल कर लें। नहीं किया गया, वो एक पॉलिटिकल एजेंट आ गया बदमाश सा, उसने फ़िरक़ा वाराना फसाद करा दिए। बहुत लंबी कहानी है। 2018 पर मैं जंप मारूँगा सीधा कि 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की कोर्ट में अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने रिपोर्ट पेश की कि हम सूबा बनाने के लिए तैयार हैं। ये मुकम्मल सूबा नहीं होगा, लेकिन इसको सूबे के तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। फिर उस पर एक कमेटी फॉर्म हुई, कमेटी में एतजाज हसन थे, अफरासियाब अहमद थे, सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान थे, सलमान अकबर राजा जैसे लोग थे, और उसका और बाकी पूरा ड्राफ्ट आया सामने। आज उसके बाद जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात से पहले बिल्कुल सही कहा जनरल साहब ने, ये बात तय हो चुकी थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस बात पर आमादा हैं कि इसको ऐसा अबूरी सूबा बनाया जाए कि जिसके आगे लिखा हो कि इसका हतमी फ़ैसला मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के साथ होगा, इस तस्वाब राय के ज़रिए होगा। जब उसका फ़ैसला होगा तब इसका फ़ैसला होगा, उस वक़्त तक की अबूरी फ़ैसला रहेगा। उस वक्त ये एक अंडरस्टैंडिंग
हो गई थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और आज जो आपने करारदाद मंजूर की है वो उसी अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। मेरा ख्याल है सूबा अबूरी सूबा बन सकता है, किसी को इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर इख्तलाफ है तो वो आज़ाद कश्मीर वालों को है, वो मकबूजा कश्मीर वालों को है, और उस इख्तलाफ को आपको दूर करना पड़ेगा बैठ के। 2018 से अब तक ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई है, किसी ने किसी को नहीं बुलाया, ना हुर्रियत वाले आए ना आज़ाद कश्मीर वाले आए। हुर्रियत वाले मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर में, वहाँ उनकी नुमाइंदगी है, वहाँ बैठते हैं, ना वो आए ना उनसे बातचीत हुई। अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है। और क्योंकि अवामी राय अम्मा भी कहती है कि हमें सूबा चाहिए तो हम उनको सूबा दे रहे हैं, लेकिन अबूरी सूबा है ये, इसको हम अलग नहीं कर रहे कश्मीर के तनाज़े से, कश्मीर के मामले से। इस बारे में बात हो सकती है, सदार अतीक से भी हो सकती है और हुर्रियत मकबूजा कश्मीर के नुमाइंदों से भी हो सकती है, उनको मुतमईन भी किया जा सकता है। कोई तो करे, कोई आगे बढ़े, बात करे, इसको आगे बढ़ना होगा तभी हल निकलेगा मामले का। अमीर अब्बास साहब, नवंबर 2020 में पीटीआई गवर्नमेंट ने कहा था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। उसके बाद अभी गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में ये करारदाद मंजूर हुई, लेकिन अब बाल वफाक के कोर्ट में है कि ये क्या करते हैं, किस तरह से कश्मीरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मद्देनज़र रखकर गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जा सकता है। क्या सजेशंस हो सकती हैं मुमकिन तौर पर जल्द से जल्द इस वादे की तकमील के लिए? देखिए, आपके देखने वालों को याद रहना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली करारदाद मंजूर कर चुकी है हज़ारा सूबा बनाने की। पंजाब असेंबली 2 दफ़ा करारदाद मंजूर कर चुकी है जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबा बनाने की। तो जहाँ तक असेंबलियों की करारदाद का ताल्लुक है तो वो तो हमारे यहाँ पहले नज़ीर मौजूद है, सूबे नहीं बने। अच्छा, इमरान खान साहब की एक तारीख है पिछले 20-25 साल की कि वो सबसे वोकल पॉलिटिशियन थे छोटे सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव बनाने के, और उन्होंने 2013 का इलेक्शन भी तख्ते लाहौर के ताने से लड़ा था। 2018 का इलेक्शन भी उन्होंने जनूबी पंजाब सूबा महाज को साथ में ला के लड़ा था। लेकिन इन 2.5 सालों में हम पंजाब में देखते हैं कि जनूबी पंजाब सूबा नहीं बन सका। उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट बनाया था, लेकिन उस सेक्रेटेरिएट के भी गैर फाल होने की खबरें आ रही हैं। कुछ 6 या 7 महकमे तो बंद कर दिए गए। हत्ता कि चीफ मिनिस्टर पंजाब कल या परसों खुद गए मुल्तान और इन इलाकों में, वहां जाके उन्होंने काफ़ी लोगों को सस्पेंड किया इस बुनियाद पर कि यहाँ पे काम नहीं करने दे रहे ये लोग जनूबी पंजाब सूबा के हवाले से जो पेशरफ्त है। इसी तरह से जो हज़ारा सूबे की तहरीक थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। बाबा हैदर जमान जो उस तहरीक को चलाते रहे, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ खड़े होकर ऑपोजिशन में हज़ारा सूबे का मुतालबा करते थे। आज खैबर पख्तूनख्वा में उनकी 7.5 साल से हुकूमत है। पिछले 5 साल उनके पास बहाना यह था कि मेरी असेंबली तो करारदाद पास कर चुकी है, ऊपर चूंकि नवाज शरीफ की हुकूमत है वो हज़ारा सूबा नहीं बनने दे रहा। अब तो बाबा ऊपर भी आप है नीचे भी आप है, तो इन 2.5 सालों में हज़ारा सूबा कहां मर गया बेचारा। सही। अच्छा, अब आ जाए गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। तो ये जो मैंने आपको बताया, अगर इसको आप देखें तो कुछ बैद नहीं है कि इमरान खान जो नवंबर में खुद गिलगित बल्तिस्तान गए और वहां जाके खुद उन्होंने अपनी मुबारक जबान से यह ऐलान किया था कि हम सूबा बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान को, अबूरी या जो भी वोटेवर, कुछ बैद नहीं है उनके माजी को देखते हुए कि वो ना बनाए। सही। कुछ बैद नहीं है, वो इस पे यू टर्न ले लें। लेकिन चूंकि ये बिल्कुल ताज़ा बात है और गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों का मसला है, तो मेरा ख्याल है कि उनको शायद इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जितनी जल्दी इस मामले को निपटाएं, ताकि उन्हीं की हुकूमत के दौर में 2.5 सालों में वफाक ने जो अरेंजमेंट्स करने हैं नए सूबे के साथ, वो अरेंजमेंट्स इन्हीं के दौर में हो जाए, ताकि अगर 2023 में कोई और हुकूमत भी आती है मरकज में, अरेंजमेंट्स हो जाए तो काम आसान हो जाएगा। जुनैरा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई थी वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिसने सिफारिशात पेश करनी थी। अभी तक वो सिफारिशात हमारे सामने नहीं आ सकी। अली अमीन गंडापुर से तो मुझे कोई तवक्कुआत नहीं है कि उन्होंने कुछ भी इस पे काम किया होगा, लेकिन ये इसलिए हो जाएगा मामला क्योंकि इट्स प्योरली अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन इट। मसला ये है कि जब कॉन्टिन्यूस क्लैंप डाउन हो रहा था कश्मीर पे और उसका स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था,
इंडिया ने, और बड़ा शोर मचा था दुनिया में सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद ये हमारी कंपल्शन थी कि हम कोई ऐसा मनूवर करें जिससे उनको ये पता चले कि वो जो चाल चलेंगे हम भी वैसी चालें चलना जानते हैं। उसके लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट कि जो एरियाज़ आपके पास हैं आप उनको कंसोलिडेट करें, वहाँ के लोगों को सिक्योर करें और उनको एक स्ट्रेटेजिक जवाब दें। ये सब कुछ उन लाइंस पे डिसाइड किया गया था। इसका ताल्लुक इमरान खान की ख्वाहिशात से बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये जब कमेटी बनी थी उस वक्त भी बिल्कुल सब एग्रीड हैं अक्रॉस द बोर्ड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे मानी हुई हैं और ये बहुत स्मूथली हो भी जाएगा। लेकिन इसको वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द केसेस जिसमें सूबे बनने के वादे हुए और नहीं हुए। वो अलहदा पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जो कॉन्फ्लिक्ट जोन को जहन में रखते हुए पॉलिटिकल मैप भी निकाला गया और ये मानते हुए कि यूएन रेजोल्यूशन के अंडर हम इसकी डिसीजन को रखेंगे, पेंडिंग रखेंगे। इसलिए ये अबूरी सूबा है। एक अच्छा जेस्चर एज कंपेयर टू द ब्लैकआउट जो कश्मीर में इंडिया ने किया था। सो ये हो जाएगा आराम से। नसीम सिद्दीकी साहब, सलमा, आप ये देखें कि जो कश्मीरी है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, इनसे जो यूएनओ ने वादा किया था तकरीबन 7 दिहाइयाँ गुजर गई हैं और उनके कान पर जूं तक नहीं रिंगी और अभी तक जो अस्तित्व राय के ज़रिए कश्मीर को, कश्मीरी लोगों के मुताबिक उनको एक मुल्क देना था, वो नहीं दे सका। तो ये अबूरी सूबे की बात इसीलिए निकली है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता, कम अज़ कम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उसके साथ। वहाँ पर असम्बली बनाई है, असम्बली के इलेक्शन हुए हैं, उनके नुमाइंदे वहाँ पे आ गए हैं। तो उनकी ये डिमांड है, उन्होंने आज इस तरह करारदाद पेश की है कि अबूरी सूबा बना दिया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता, अगर उस वक्त हल होकर कोई और इसका सलूशन आएगा तो सूबा ख़त्म होकर जो नई चीज़ सामने आएगी उसमें वो ढल जाएंगे। और फिर ये अब जो इलेक्शन के वादे हैं ना, वो इसी तरह नहीं रहने चाहिए जिस तरह हमेशा इलेक्शन से पहले वादे होते हैं, 50 लाख नौकरियाँ देंगे, 1 करोड़ घर देंगे, या दूसरी पार्टियाँ जिस तरह वादे करके आवाम को अकेला छोड़ जाती हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये बड़े मासूम लोग हैं, ये पहले ही बड़े डिप्राइव्ड हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़े मेहनती लोग हैं, उनको कम अज़ कम उनका हक मिलना चाहिए। और पीटीआई गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने वादे को आगे ले जाते हुए यही करारदाद को कौमी असम्बली में भी पेश करें, सेनेट में भी पेश करें। कम अज़ कम गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव ज़रूर ले ताकि पता चले कि बाकी अपोजिशन पार्टियां उनके साथ आती हैं कि नहीं आती। अगर आ जाती है तो ये काम जितनी जल्द हो सकता है उतनी जल्द कर दें। ये अपना अपोजिशन की भी नेक नामी होगी, पीटीआई गवर्नमेंट की भी नेक नामी होगी और एक अच्छा जो पॉजिटिव जेस्चर है वो अपना बैग उनमें ले जा सकते हैं इमरान खान साहब। जिस तरह बाकी वादे तो अभी तक पूरे नहीं किए तो बड़ी क्रिटिसिज्म होती है। तो मेरे ख्याल से ये अबूरी सूबा बनना चाहिए, ये उनका हक बनता है। इमरान खान साहब को अपना वादा भी याद होना चाहिए और इसको बनाने में कोई हरज नहीं है इस वक्त। अगर ये करारदाद प्रोसीड होती है तो इससे एहसास महरूमी का खात्मा होगा और आपका ख्याल है कि ये बन जाना चाहिए सूबा ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके और लोगों का एहसास महरूमी दूर हो सके जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही इसे क्लोज करेंगे, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे और वापस आकर कुछ दीगर अहम मामलात पर बात होगी। स्टे विद अस। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। इस पर नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने स्कूल खोलने के तरीक़ाकार पर नजरसानी का फैसला किया है। फिर से बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए शादी हॉल्स में तकरीबात और रेस्टोरेंट्स को खोलने के फैसले वापस लेने पर भी गौर किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत को ये फैसले जल्द कर लेने चाहिए। जनरल साहब, देखिए, फैसले तो जल्द करने चाहिए क्योंकि बिलाखिर ये बढ़ रहा है और जल्दबाजी में फैसले किए गए उस वक्त स्कूलों का भी और इनके साथ साथ ये शादी हॉल और मुख्तलिफ जहाँ पे भी इज्तिमा होते हैं और इसका इम्पैक्ट अब इतना आना शुरू हो गया है कि रोजाना 50 से 60 लोग जो हैं उनकी जाने जा रही हैं। तादाद बड़ी तेजी से बढ़ रही है इफेक्टिव लोगों की भी। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिए अभी ये वक्त है फैसले का। अगर आप अभी फैसला नहीं करेंगे तो लाजमी बात है तो फैलता जाएगा और फैल ही रहा है। तो पहले जैसे कंट्रोल हुआ था वो उसमें 2 एलिमेंट थे। एक तो ये था कि हमने कुछ लॉकडाउन भी किया था, दूसरा ये कि एक अवेयरनेस की कैंपेन थी जो चल रही थी। अब यूं लगता है कि वो कैंपेन भी मध्यम पड़ गई और लोगों में भी वो एहतियात का पहलू जो है वो खत्म हो चुका है। तो बासूरत अल्टीमेटली तो यही होगा कि एहतियात खुद करनी होगी। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जिस तरह पहले दरमियान में एक वक्त आया था जब हमने फैसला किया कि लोग जो नहीं मास्क पहनेंगे उनको सजा दी जाएगी, जुर्माना किया जाएगा, शादी हॉल बंद किए जाएंगे अगर वहां पे वो ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा।
तो चेकिंग सिस्टम को भी मेरा ख्याल है ज्यादा फाल बनाने की जरूरत है, ताकि लोगों में ये एहसास वापस आए। वरना आज बंद कर दें, कुछ अर्सा बंद रहेंगे, हफ्ता 10 दिन, फिर उसके बाद क्या होगा? तो वबा तो अभी तक मौजूद है दुनिया में, जब तक कि वैक्सीनेशन सब हो नहीं जाती ये इशू रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूरी है कि इसके ऊपर चेकिंग सिस्टम जो है उसको ज्यादा फाल बनाया जाए, कुछ अर्से के लिए दरमियान में बंद भी कर दिया जाए, फिर उसके बाद दोबारा जब खोलें तो कम से कम चेकिंग सिस्टम आपका बड़ा सख्त होना चाहिए। ठीक है, एनबीसी स्कूलों का मामला सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। मुल्क का मुस्तकबिल और जिंदगी दोनों को महफूज बनाना है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, शायद 8 दिन पहले हमने ये बात की थी, और बात खुल के की थी, हमने मुखालफत की थी स्कूल पूरे का पूरा खोलने से, 100% स्कूल खोलने से, 100% अटेंडेंस के साथ मुखालफत की थी। हमने इसकी मुखालफत की थी कि इंडोर डाइनिंग शुरू कर दी जाए। हमने इसकी मुखालफत की थी कि थिएटर खोल दिए जाएं। थिएटर तो ख़ुद एक मतलब बिल्कुल बंद होता है, क्लोज होता है, बिल्कुल एयर टाइट होता है, वहाँ तो जरासीम ज़्यादा फैलता है। तो ये सब मुखालफतें की थी हमने, और उस वक्त शायद नहीं सुना गया। अब जब ग्राफ बढ़ रहा है, और पहले मेरा ख्याल है हम 1000 पे पहुँच गए थे पर डे, अब हम 1700 से 2000 पे पहुंच गए हैं पर डे। हम 2.5 इन्फेक्शन रेट से 4.55 तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब बढ़ रहा है ये। और बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा कि हम भूल गए थे कि ये कोरोना मौजूद है, ना हमने वार्निंग देना बंद कर दी थी। टेलीफोन ऑपरेटर भी हमें तब नहीं पाता था कि कोरोना मौजूद है, एहतियात कीजिए, वो भी बंद हो गया था। टीवी पर आना बंद हो गई थी चीज़ें, तो लगता था कि हम भूल गए हैं, फरामोश कर गए हैं। शादी हॉल में वही गहमा गहमी शुरू हो गई थी जो पहले थी। 200 सब भूल गए थे लोग। 1000 1200 2000 लोग एक शादी में तकरीब में शिरकत कर रहे हैं, क्लोज डोर में कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, बाज़ जगहों पर ये हुआ है कि उन्होंने हॉल की छत हटा दी है, चले वो ओके, ओपन एयर हो गया वो। लेकिन ये कि खिलाफ वर्जियाँ बहुत तगड़ी जा रही हैं। हम तो ख़ास तौर से हम तो नकाब पहनने के आदी नहीं हैं। अब तो हालांकि स्विट्ज़रलैंड ने भी कह दिया है कि नकाब ना पहने आप, लेकिन हम तो नकाब पहनने के आदी नहीं हैं। हम लोगों ने तो मास्क को पत्नी क्या समझ लिया है कि मास्क ना हुआ दुश्मन जहाँ हो गया। ना मास्क पहनते हैं, ना एहतियात करते हैं, करते हैं। ठीक है ज़ुनैरा, 6 माह से जितनी शादियां पेंडिंग थी वो सारी अभी होने लग गई एकदम से। गवर्नमेंट को अपने फैसलों पर कितना जल्द नजरसानी कर लेनी चाहिए? एक तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये शादियों की इतनी जल्दी क्यों है कि पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है प्रॉब्लम्स में, और हम लोग भाग के शादियां कर रहे हैं कि पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप शादी कर लें, चाहे उसके बाद कोविड आपको ले उड़े। अजीब सी अप्रोच है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। देखिए, डेटा ड्रिवन होने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया को देखिए, उन्होंने रोड मैप्स बनाए हुए हैं। 2021 पूरा, देयर इज़ नो चांस दैट दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी कोरोना फ्री। टू सम एक्सटेंट हमने लोगों को सिखा दिया था कि कोरोना के साथ SOPs के साथ कैसे ज़िंदा रहना है। लेकिन उसके बाद जब हम नारे लगाते हैं ना, अपनी विक्टोरियस साइंस बनाते हैं कि हमने कमाल कर दिया, हमारी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी थी, वो कमाल जिसका भी था, शुक्र करें अल्लाह का। उसके बाद हम बिल्कुल फ्री हो गए। हमने कोई डेटा ड्रिवन लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया कि किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे। और अब आके एक दिन में कुछ डिसीजन, दूसरे दिन में कुछ। देखिए, 3-4 डेट्स अनाउंस हुई हैं इंग्लैंड में कि हम किस तरह आहिस्ता आहिस्ता रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पे डेट्स का प्रेशर नहीं होगा, हमारे पे डेटा का प्रेशर होगा। अगर डेटा ये कहते हैं कि अभी भी बहुत बढ़ रहा है तो हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। सो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक वे में जाने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज्ड वे में जाने की ज़रूरत है। अमीर अब्बास साहब, मेरा ख्याल है जैसे पहले स्कूल्स कॉलेजेस में इन्होंने ऑल्टरनेट डे के हिसाब से प्लान किया हुआ था, या हफ्ते में 3 दिन के हिसाब से इन्होंने प्लान किया था, उसी तरह वापस जाना चाहिए। और शादियों के ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया था कि 300 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं हो सकती, उसके ऊपर वापस जाना चाहिए। अच्छा, जो NCOC की जो डिसीजन मेकिंग है, ये बाज़-औक़ात बहुत स्लो प्रोसेस हमें लगता है। जैसे ट्रेंड हमें नज़र आता है कि वो अब ख़तरनाक की तरफ बढ़ रहा है, तो NCOC को फैसले भी उसी रफ्तार से करने चाहिए। ये जो सूबों से फीडबैक लेते हैं, अब ये जो एजुकेशन से रिलेटेड फैसला होगा, अब आप देखेंगे कि चारों सूबों के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं
उनकी तरफ से फीडबैक आएगा, फिर एक मीटिंग होगी, फिर दूसरी मीटिंग होगी, 2-2 हफ्ते के गैप से। इतने में खुदा ना खास्ता ये जो लास्ट हमने स्पैन देखा था अक्टूबर नवंबर वाला, उसमें यही गलती हमसे हुई थी। सही। तो ये फैसले जल्दी लेने चाहिए इनको। ऐसे तमाम सेक्टर्स जिनके अंदर आप लोगों की कमी तादाद को कम कर सकते हैं उनको कम करें, और जितने भी अननेसेसरी गैदरिंग्स हैं उनको मेरा ख्याल है फौरी तौर पे बंद करना चाहिए। ये जहन से निकाल दें कि हम कोई चोजन मखलूक हैं, फौरी तौर पर कोई चोजन नहीं है। ये मुसीबत जब गिरेगी तो फिर ये पहले हम भुगते, हमने ये 4 महीने, और मेरा ख्याल है शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसके खानदान में, जिसके करीबी रिश्तेदारों में, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, दोस्तों में कोई ऐसा सबके जानने वालों में किसी ना किसी को जरूर इफेक्ट हुआ कोरोना का। नसीम सिद्दीकी साहब क्विकली प्लीज। हाँ सलमा, आप ये देखें कि जब स्पाइक बढ़ती है तो हम सब एहतियात करना शुरू कर देते हैं, जो ये स्पाइक नीचे जाती है एहतियात छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट ने एक ये तो बड़ा काम किया कि उन्होंने इस बात को काफ़ी फैलाया, एडवर्टीजमेंट भी की, कोरोना से बचने के तरीके भी बताए, लेकिन जब ये SOPs बनाते हैं उसके ऊपर ये अमल नहीं करवाते। आप शादी हॉल्स में चले जाए, जैसे NBC कह रहे हैं 1200 लोग, 2-2 हज़ार लोग, SOPs बना के उसके ऊपर अमल करवाएं। रेस्टोरेंट्स में आपने कह दिया कि बाहर बैठेंगे, बाहर भी इतना जोड़ जोड़ के बिठाते हैं, तो ये जो कंजेशन हो रही है ना, इसी की वजह से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। अगर शादी हॉल खोलने थे तो ऑल्टरनेट डेज पे खोल देते, इन्होंने दोपहर को भी शादी हो रही है, रात को भी शादी हो रही है, तो ये SOPs पे अमल नहीं करवाया। और दूसरी तरफ आवाम भी जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। जो ही माहौल थोड़ा सा ठीक होता है बिल्कुल ये एहतियात करनी छोड़ देते हैं। और आप देखें कि SOPs पर दोबारा अमल दरामद बहुत जरूरी है, अगर ना किया गया तो कोरोना का खतरा मजीद बढ़ता जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त हो गया है। व्यूज मेकर से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।